नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी सीरीज में हम चैप्टर 15 यानी सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले सोर्स में एक बहुत दिलचस्प कोट है पीए सैमुअल्सन और डब्ल्यू.डी. नॉर्डहाउस का। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी मार्केट मॉडर्न इकोनॉमीज के सबसे एक्साइटिंग और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में से एक है। ये वो जगह है जिसने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स को दुनिया भर में फैलने के लिए जरूरी फंड्स जुटाने में मदद की है। बिल्कुल। ये एक तरह से इकोनॉमी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, जहां से कंपनियों को ग्रो करने के लिए ज़रूरी पूंजी या कैपिटल का खून मिलता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात यह भी है, जैसा किताब में बताया गया है, कि ये सिस्टम बैंकिंग सेक्टर जितना डिपेंडेबल नहीं माना जाता। इसमें रिटर्न्स की पोटेंशियलिटी ज़्यादा है, तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। इसीलिए रेगुलेटर्स का रोल बहुत बहुत अहम हो जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सोर्स कहता है कि सिक्योरिटी मार्केट इकोनॉमी का दिल है, लेकिन भारत में ये लंबे समय तक बैंकिंग सेक्टर के साये में ही रहा। ज्यादातर बड़ी कंपनियां कैपिटल के लिए बैंकों या एलआईसी, आईडीबीआई जैसी सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर निर्भर थीं। ऐसा क्यों था? वो कौन से की रिफॉर्म्स थे जिन्होंने इसे बदला और मार्केट को मेन स्ट्रीम में लेकर आए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आज़ादी के बाद भारत ने प्लान्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया। फोकस था हेवी इंडस्ट्रीज पर और कैपिटल एलोकेशन सरकार के हाथ में था। लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब डीएफआई बनाए गए। स्टॉक मार्केट को तब थोड़ा सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन का अड्डा माना जाता था, जहां भरोसा कम था। असली बदलाव आया 1991 के रिफॉर्म्स के बाद। जब इकोनॉमी खुली, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला, तो कंपनियों को ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए था। बैंक अकेले वो जरूरत पूरी नहीं कर सकते थे। यहीं से सिक्योरिटी मार्केट का सुनहरा दौर शुरू हुआ, जिसे सेबी जैसे रेगुलेटर ने और मजबूती दी। अच्छा, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सोर्स में दो तरह के मार्केट्स का जिक्र है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब सतही तौर पर तो पता है कि एक में नई सिक्योरिटीज आती हैं, दूसरे में पुरानी ट्रेड होती हैं। लेकिन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी मार्केट का सीधा संबंध कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने से है, जबकि सेकेंडरी मार्केट का मुख्य काम वेल्थ मैनेजमेंट और लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है? एब्सोल्युटली, आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से फ्रेम किया है। प्राइमरी मार्केट इकोनॉमी का असली इंजन है। जब कोई कंपनी आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, जैसे हाल के सालों में जोमैटो, पेटीएम या एलआईसी का आईपीओ आया, तो वो जनता से पैसा उठाकर उससे फैक्ट्री लगाने, नई टेक्नोलॉजी खरीदने या एक्सपेंशन में लगाती है। इससे देश में इन्वेस्टमेंट होता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। ये डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन है। आप सीधे कंपनी के ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन रहे हैं। और सेकेंडरी मार्केट, जहां हम और आप रोज सेंसेक्स और निफ्टी को ऊपर नीचे होते हुए देखते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट है। सोचिए, अगर आपने आईपीओ में एलआईसी के शेयर्स खरीद लिए, लेकिन अब आपको पैसों की जरूरत है, तो आप उन्हें बेचेंगे कहां? सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंजेस, बीएसई, एनएसई, वो प्लेटफॉर्म देते हैं। यहां आप जैसे निवेशक आपस में शेयर्स की खरीद बिक्री करते हैं। कंपनी को इससे डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये मार्केट बहुत जरूरी है। ये लिक्विडिटी देता है, यानी आप जब चाहें अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में बदल सकते हैं। अगर ये लिक्विडिटी ना हो, तो कोई प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाएगा ही क्यों? उसे डर रहेगा कि मेरा पैसा तो फंस गया। तो इस पूरे इकोसिस्टम को, इस मंडी को चलाने के लिए कौन-कौन से प्लेयर्स होते हैं? इसमें कई किरदार हैं। सबसे ऊपर है रेगुलेटर, भारत में सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे खेल के नियम बनाता है और अंपायर का काम करता है। फिर आते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी मंडी की जगह। फिर हैं ब्रोकर्स जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, जो निवेशकों को एक्सचेंज तक पहुंचने का रास्ता देते हैं। और आखिर में हम और आप जैसे निवेशक, इन्वेस्टर्स। यहीं पर हमें कुछ खास शब्द सुनने को मिलते हैं, जैसे बदला, जो एक पुराना कैरी फॉरवर्ड सिस्टम था जिसे अब बैन कर दिया गया है। फ्यूचर ट्रेडिंग, जहां भविष्य की कीमत पर आज सौदा करते हैं। और इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग? हाँ, मतलब कंपनी की गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करके ट्रेड करना, जो पूरी तरह गैरकानूनी और एक सीरियस क्राइम है। ठीक है, तो एक्सचेंजेस इस इकोसिस्टम के दिल की तरह हैं। सोर्स में इनके कुछ फंक्शंस बताए गए हैं। सिर्फ बायर्स और सेलर्स को मिलाने के अलावा ये और क्या करते हैं? इनके कई वाइटल फंक्शंस हैं। पहला और सबसे जरूरी, लिक्विडिटी, जिसकी हमने बात की। दूसरा है प्राइस डिस्कवरी। किसी शेयर का सही भाव क्या होना चाहिए, ये एक्सचेंज पर सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस तय करती हैं। कोई मनमानी कीमत नहीं मांग सकता।
हर सेकंड में लाखों लोग मिलकर तय करते हैं कि फॉर एग्जांपल रिलायंस के एक शेयर की कीमत क्या होनी चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स ये भी तो कहते हैं कि प्राइस डिस्कवरी कई बार खासकर छोटे स्टॉक्स या पेनी स्टॉक्स में प्राइस मैनिपुलेशन बन जाती है। कुछ लोग मिलकर आर्टिफिशियली दाम बढ़ा या घटा देते हैं। तो ये सिस्टम कितना फूल प्रूफ है? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। ये मार्केट का एक डार्क साइड है और 100% फूल प्रूफ सिस्टम बनाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसे रोकने के लिए ही सेबी और एक्सचेंजेस ने कई सेफ्टी मैकेनिज्म्स बनाए हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर्स। अगर कोई शेयर एक दिन में जरूरत से ज्यादा ऊपर या नीचे जाता है तो उसमें ट्रेडिंग रोक दी जाती है। अच्छा। एक्सचेंजेस का सर्वेलेंस डिपार्टमेंट लगातार अनयूजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी पर नजर रखता है, तो कोशिश पूरी होती है कि मैनिपुलेशन को रोका जाए। तीसरे फंक्शन पर आते हैं ट्रांजैक्शन सेफ्टी। एक्सचेंजेस ये सुनिश्चित करते हैं कि सौदे सही से पूरे हों। अगर आपने शेयर बेचा है तो आपको पैसा मिले और खरीदार को शेयर मिले, कोई किसी को धोखा न दे सके। ओके। चौथा, ये लिस्टेड कंपनियों की जरूरी जानकारी निवेशकों तक पहुंचाते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। और पांचवा, इसका इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी, जो पूरे बाजार के मूड को दिखाता है। इंडेक्स ऊपर मतलब बाजार में तेजी है, अर्थव्यवस्था को लेकर ऑप्टिमिज्म है। इंडेक्स नीचे मतलब मंदी का माहौल है। और भारत में इस मार्केट मूड को मापने का सबसे पुराना बैरोमीटर रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। इसका सफर तो अपने आप में भारतीय इकोनॉमी की कहानी है। बिल्कुल। किताब में जिक्र है कि दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज 1631 में एंटवर्प बेल्जियम में था। लेकिन भारत की कहानी भी कम पुरानी नहीं है। कहते हैं कि 1850s में BSE की शुरुआत मुंबई के टाउन हॉल के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। वाओ। जहां कुछ ब्रोकर इकट्ठा होकर कपास के सौदे करते थे। सोचिए, उस पेड़ के नीचे से लेकर आज दुनिया के टॉप 5 एक्सचेंजेस में शामिल होने तक का सफर। 1875 में इसे फॉर्मल रूप से द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से स्थापित किया गया। तो BSE तो एक ग्रैंड ओल्ड इंस्टीट्यूशन है। फिर 1990s में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE की जरूरत क्यों पड़ी? जब एक बड़ा एक्सचेंज पहले से था तो एक और क्यों बनाया गया? ये भारतीय फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। 1990s की शुरुआत तक BSE में कुछ समस्याएं थीं। इसे ब्रोकर्स क्लब कहा जाता था, जहां पारदर्शिता की कमी थी। ट्रेडिंग फ्लोर पर होती थी, जहां चिल्ला चिल्ला कर सौदे होते थे। सेटलमेंट साइकिल बहुत लंबा था, T+14 तक, मतलब सौदा होने के 14 दिन बाद पैसा या शेयर्स मिलते थे। और सबसे बड़ी बात 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, जिसने इस पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया। राइट। सरकार को महसूस हुआ कि एक मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सचेंज की जरूरत है जो ब्रोकर्स के चंगुल से बाहर हो। और वही NSE बना। एग्जैक्टली। NSE को IDBI, LIC, GIC जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर प्रमोट किया, न कि ब्रोकर्स ने। ये 1994 में जब शुरू हुआ तो ये भारत का पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था। यहां कोई ट्रेडिंग फ्लोर नहीं था, सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर होता था। इसने सेटलमेंट साइकिल को छोटा किया और ट्रांसपेरेंसी को कई गुना बढ़ा दिया। NSE एक डिसरप्टर था जिसने BSE को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। आज ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से हैं। इनके इंडिसेस भी बहुत मशहूर हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में क्या फंडामेंटल फर्क है? सेंसेक्स BSE का फ्लैगशिप इंडेक्स है। ये भारत की 30 सबसे बड़ी और फाइनेंशियली साउंड कंपनियों का आईना है। ये सबसे पुराना और सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला इंडेक्स है। वहीं निफ्टी 50 NSE का इंडेक्स है, जिसमें 50 बड़ी और सबसे एक्टिव ट्रेड होने वाली कंपनियां शामिल हैं। अच्छा, 50। हाँ, निफ्टी को अक्सर मार्केट का ज्यादा ब्रॉड बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, क्योंकि इसमें 50 कंपनियां हैं। इसके अलावा बाजार की और गहरी तस्वीर देखने के लिए BSE 200, BSE 500 और NSE का S&P CNX 500 जैसे इंडेक्स भी हैं, जो ज्यादा कंपनियों को ट्रैक करते हैं। सोर्स में हाल ही में आए एक नए तरह के इंडेक्स का जिक्र है, निफ्टी 100 ESG इंडेक्स। ये ESG क्या भला है? What's fascinating here is ये सिर्फ एक और इंडेक्स नहीं है, ये इन्वेस्टिंग के भविष्य की झलक है। ESG का मतलब है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ये इंडेक्स उन 100 कंपनियों को ट्रैक करता है जो सिर्फ मुनाफा नहीं कमा रही, बल्कि पर्यावरण का भी ध्यान रखती हैं। एनवायरमेंटल, अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति जिम्मेदार हैं। सोशल, और जिनकी कंपनी चलाने की नीतियां पारदर्शी और नैतिक हैं। गवर्नेंस। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे ब्लैक रॉक,
किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी ESG रेटिंग देखते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या ये कंपनी प्रदूषण फैला रही है, क्या ये चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करती है, क्या इसके बोर्ड में करप्शन है। इसका असर ये होगा कि भविष्य में जो कंपनियां ESG को नजरअंदाज करेंगी उन्हें फंड जुटाने में बहुत मुश्किल होने वाली है, चाहे वो कागज पर कितनी भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो। ये कैपिटलिज्म में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। NSE और BSE के आने से पहले भी तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जैसे OTCEI का जिक्र है। वो क्या था? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI 1989 में बना था। ये भारत का पहला फुल्ली कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज था, NSE से भी पहले। इसका मकसद बहुत अच्छा था, छोटी कंपनियों को जिनकी पेड अप कैपिटल 30 लाख से 25 करोड़ तक हो, स्टॉक मार्केट से पैसा जुटाने का मौका देना। राइट। ये ट्रांसपेरेंसी लाने और सेटलमेंट में देरी की समस्या को दूर करने की एक कोशिश थी। तो ये इतना अच्छा आइडिया था, तो सफल क्यों नहीं हुआ? आज तो इसका नाम भी कोई नहीं लेता। ये फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज का एक क्लासिक केस है। आइडिया रेवोल्यूशनरी था, पर मार्केट उसके लिए तैयार नहीं था। इसमें लिक्विडिटी यानी खरीद बिक्री बहुत कम थी। जब 1994 में NSE आया, एक बहुत बड़े, मॉडर्न और हाईली लिक्विड प्लेटफॉर्म के साथ, तो उसने OTCEI को अप्रासंगिक मतलब इररेलेवेंट बना दिया। अच्छा। निवेशकों और कंपनियों दोनों को NSE पर एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल गया। और इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ISE और इंडोनेक्स्ट का भी यही हश्र हुआ। हाँ, लगभग। ISE 1998 में बना था, जो देश के 15 छोटे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाने का एक डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था, ताकि छोटे शहरों के इन्वेस्टर्स भी नेशनल मार्केट से जुड़ सकें। वहीं इंडोनेक्स्ट 2005 में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज SMEs के लिए एक अलग ट्रेडिंग सेगमेंट के तौर पर शुरू हुआ। दोनों का मकसद नेक था? बिल्कुल, मकसद नेक था, मार्केट की पहुंच बढ़ाना। लेकिन हुआ ये कि NSE और BSE की टेक्नोलॉजी, ब्रांड रिकग्निशन और लिक्विडिटी का मुकाबला कोई नहीं कर सका। लिक्विडिटी को खींचती है। जहां ज्यादा खरीदार विक्रेता होंगे, सब वहीं जाना चाहेंगे। ये मार्केट कंसोलिडेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहां दो बड़े प्लेयर्स पूरे मार्केट को डोमिनेट कर लेते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज हमने समझा कि सिक्योरिटी मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी की कैपिटल फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन की एक फैसिनेटिंग कहानी है। एक बरगद के पेड़ के नीचे से शुरू होकर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग तक का ये सफर वाकई कमाल का रहा है। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ ढांचा है, सिर्फ स्टेज है। असली खेल तो इस स्टेज पर परफॉर्म करने वाले एक्टर्स यानी इंस्ट्रूमेंट्स, और इस खेल को चलाने वाले डायरेक्टर यानी रेगुलेटर, सेबी का है। सेबी की स्थापना ही 1992 के स्कैम के बाद हुई थी, टू ब्रिंग ऑर्डर टू दिस केओस, और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम SME एक्सचेंजेस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही उठता है कि हमें छोटी कंपनियों के लिए अलग से स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत ही क्यों है? मतलब BSE और NSE हैं, तो सब वहीं क्यों नहीं लिस्ट हो जाते? ये तो ऐसा है जैसे हम पूछ रहे हो कि क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी और IPL के अलावा गली क्रिकेट क्यों होता है। हाँ, या डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स। हर कोई सीधे इंडियन टीम में तो नहीं खेल सकता ना। बिल्कुल। एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है, एक पाइपलाइन चाहिए जहां से टैलेंट निखर कर ऊपर आए। हाँ, पाइपलाइन वाला एनालॉजी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूंगी, अ प्रोटेक्टेड पाइपलाइन। अच्छा, प्रोटेक्टेड पाइपलाइन। इसका मकसद सिर्फ टैलेंट को ऊपर लाना नहीं, बल्कि उसे शुरुआती तूफानों से बचाना भी है। जो मेन स्टॉक मार्केट है जैसे BSE या NSE, वो एक गहरे समुंदर की तरह है। वहाँ बड़ी बड़ी वेल मछलियां हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ब्लू चिप कंपनीज, और लहरें भी बहुत ऊंची हैं। प्राइजेस वो छोटी नावों की तरह हैं। अगर वो सीधे गहरे समंदर में उतर गईं, तो शायद पहली ही लहर में डूब जाएं। सही बात है। उन्हें अपना सफर शुरू करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए एक शांत बंदरगाह की जरूरत होती है। ये SME एक्सचेंज वही प्रोटेक्टेड हार्बर है। मतलब ये एक तरह का इंक्यूबेटर हुआ, जहां छोटी कंपनियां पब्लिक मार्केट की तौर तरीके सीखती हैं। हाँ, और वो भी बिना उस हाई प्रेशर कंपटीशन के जो मेन मार्केट में होता है। लेकिन मेन मार्केट में लिस्ट होना इतना मुश्किल है क्यों इनके लिए? मतलब क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, कई दिक्कतें हैं। पहली और सबसे बड़ी है पैसा। हाँ, मेन बोर्ड पर लिस्ट होने की फीस, अंडरराइटर्स का कमीशन, वकीलों और ऑडिटर्स का खर्चा, ये सब मिलाकर करोड़ों में पहुंच जाता है। ओहो। एक छोटी कंपनी के लिए इतना पैसा सिर्फ लिस्टिंग प्रोसेस पे खर्च करना ही बहुत बड़ी बात है। दूसरा, नियम बहुत सख्त हैं।
आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है और आपकी नेटवर्थ एक मिनिमम लेवल पर होनी चाहिए। अच्छा। अब कई प्रॉमिसिंग युवा कंपनियां जो ग्रोथ फेज में है और सारा पैसा वापस बिजनेस में लगा रही हैं, वो शायद प्रॉफिट में ना हो। हाँ, वो तो ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही हैं। बिल्कुल, तो वो इस नियम की वजह से बाहर हो जाती हैं। अच्छा, तो ये तो एंट्री बैरियर हो गया। जैसे किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए 95% मार्क्स चाहिए, लेकिन हो सकता है कोई 75% वाला लड़का ज्यादा क्रिएटिव और एंटरप्रेन्योरल हो। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। और तीसरा कारण है विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी। मान लीजिए कोई छोटी कंपनी जैसे तैसे लिस्ट हो भी गई, तो रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक जैसी हजारों बड़ी कंपनियों के शोर में उसकी आवाज खो जाएगी। कोई ध्यान ही नहीं देगा। कोई एनालिस्ट उसे कवर नहीं करेगा, कोई म्यूचुअल फंड शायद ही उसमें निवेश करेगा। तो लिस्ट होकर भी उसे वो फायदा नहीं मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद थी। समझ गया। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके मोहल्ले में कोई बहुत बढ़िया मिठाई की दुकान है जिसका स्वाद लाजवाब है, लेकिन उसे सिर्फ मोहल्ले के लोग जानते हैं। अब अगर वो दुकान किसी बड़े फूड फेस्टिवल में अपना स्टॉल लगा ले, जहां सिर्फ उसी की तरह की नई और अनोखी दुकानें हों, तो उसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बिल्कुल। लोग उसे जानेंगे, टेस्ट करेंगे और शायद वो नेशनल ब्रांड बन जाए। एसएमई एक्सचेंज इन छोटी कंपनियों के लिए वही फूड फेस्टिवल है। आपने एकदम सही समझा। और इस फूड फेस्टिवल में आने के 2 सीधे फायदे हैं। क्या? पहला, जैसा आपने कहा, गेनिंग विजिबिलिटी, यानी लोगों की नजरों में आना। जब आप एक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं तो फाइनेंशियल मीडिया आपको कवर करता है, एनालिस्ट आपको देखते हैं, इन्वेस्टर्स आपके बारे में पढ़ते हैं। आपकी मिठाई की दुकान अब सिर्फ मोहल्ले की नहीं रही, वो शहर की चर्चा बन गई है। बिल्कुल। और दूसरा, अट्रैक्टिंग सफिशिएंट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। जब लोग जानेंगे तभी तो पैसा लगाएंगे, आपके शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे। हाँ, ट्रेडिंग होगी। और जब शेयरों में कारोबार होता है तभी कंपनी की सही कीमत पता चलती है और भविष्य में और पैसा जुटाना आसान हो जाता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस खास फूड फेस्टिवल में यानी एसएमई एक्सचेंज पर स्टॉल लगाने के नियम क्या हैं? जाहिर है मेन मार्केट से तो आसान होंगे। हाँ, काफी आसान है। सोर्सेज में एक टर्म का जिक्र है कि लिस्टिंग के बाद कंपनी की पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझे? चलिए इसे तोड़ते हैं। पेड अप कैपिटल वो पैसा है जो कंपनी ने अपने मालिकों, मतलब शेयर होल्डर्स से शेयर के बदले में लिया है। ठीक है। पोस्ट इशू का मतलब है आईपीओ के बाद। तो आईपीओ में जनता से पैसा जुटाने के बाद कंपनी की कुल पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये एक तरह से कंपनी के साइज को नापने का पैमाना हो गया। तो आप इतने भी छोटे नहीं हैं कि आपको इस प्रोटेक्टेड हवा की जरूरत पड़े। आप बड़े समंदर में तैरने के लायक हैं। और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि सरकार का जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 है, वो एसएमई को अलग तरीके से परिभाषित करता है। हाँ, वो प्लांट और मशीनरी में निवेश के आधार पर करता है। बिल्कुल, वो कहता है कि अगर आपने प्लांट और मशीनरी में 10 करोड़ तक का निवेश किया है तो आप एसएमई हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट का अपना अलग ही हिसाब किताब है। हाँ, क्योंकि एक रेगुलेटर के तौर पर सेबी के लिए ये देखना ज्यादा आसान है कि कंपनी की कैपिटल कितनी है, बजाय इसके कि वो हर कंपनी की फैक्ट्री में जाकर उसकी मशीनें गिने। एग्जैक्टली। कैपिटल का आंकड़ा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में साफ साफ लिखा होता है। अच्छा। यहाँ एक और नियम है लिस्ट होने के लिए, कम से कम 1 करोड़ की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। मतलब आप बिल्कुल ही छोटे होकर नहीं आ सकते, एक मिनिमम स्केल होना जरूरी है। हाँ। तो एक निचली और एक ऊपरी दोनों सीमाएं तय हैं। 1 करोड़ से 25 करोड़ के बीच। हाँ। और अगर कोई कंपनी ग्रो करती है तो क्या होता है? क्या वो हमेशा इसी जूनियर लीग में खेलती रहेगी? नहीं, और यही सिस्टम की खूबसूरती है। यहाँ एक माइग्रेशन पाथ बनाया गया है, यानी आगे बढ़ने का रास्ता। माइग्रेशन पाथ? जी। जिन कंपनियों की कैपिटल 10 से 25 करोड़ के बीच है, उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो चाहे तो एसएमई एक्सचेंज पर रहें या फिर ग्रेजुएट होकर मेन बोर्ड पर चले जाएं। जैसे 10वीं के बाद छात्र चुनते हैं कि उन्हें साइंस लेनी है या कॉमर्स। बिल्कुल, कंपनी खुद देखती है कि वो बड़े समंदर में उतरने के लिए तैयार है या नहीं। और अगर कोई कंपनी 25 करोड़ की लिमिट पार कर जाती है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं बचता होगा। तब तो कंपल्सरी माइग्रेशन है, उसे मेन बोर्ड पर जाना ही होगा। अच्छा। मतलब अगर आप जूनियर लीग में इतना अच्छा खेलने लगे कि आप बाकियों से बहुत आगे निकल जाएं, तो आपको प्रमोट करके सीनियर लीग में भेज ही दिया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मुझे तो यहीं छोटे खिलाड़ियों के साथ ही खेलना है। नहीं कह सकते। ग्रोथ का मतलब है नेक्स्ट लेवल पर जाना। ये तो भारत की बात हुई, क्या दुनिया भर में भी ऐसी मॉडल्स हैं
सोर्सेज में कुछ बड़े फैंसी नाम दिए गए हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट्स या ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट। हाँ है। यूके में AIM, कनाडा में TSX वेंचर्स, हांगकांग में GEM और जापान में तो नाम ही जबरदस्त है, मदर्स। हाँ, मार्केट ऑफ द हाई ग्रोथ एंड इमर्जिंग स्टॉक्स। कमाल है, जापानी लोग नाम रखने में भी कितनी गहराई से सोचते हैं। नाम तो वाकई दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझने की है। ऐसा नहीं है कि ये मॉडल हर जगह सुपरहिट रहा है। अच्छा। इन ग्लोबल एक्सचेंजों को कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है डिक्लाइनिंग प्राइसेस ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स एंड देयर इलिक्विडिटी। इलिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी की कमी? हाँ, इसका मतलब है कि आपके पास शेयर तो है, लेकिन जब आप उसे बेचना चाहते हैं तो खरीदार आसानी से नहीं मिलता। इसे किसी उदाहरण से समझाइए। सोचिए आपके पास कोई बहुत महंगी विंटेज कार है। उसकी कीमत तो है, पर उसे खरीदने वाला खास शौकीन आदमी ढूंढना पड़ता है। हाँ, आप उसे मारुति 800 की तरह OLX पे डालकर तुरंत नहीं बेच सकते। बिल्कुल। ऐसे में स्टॉक्स के साथ अक्सर यही होता है, क्योंकि इन पर ज्यादा लोगों की नजर नहीं होती, इनमें ट्रेडिंग कम होती है, तो खरीदार और बेचने वाले हर समय मौजूद नहीं होते। दूसरी समस्या है कि नई लिस्टिंग्स कम हो रही हैं और इन एक्सचेंजों का मुनाफा घट रहा है। कई जगहों पर तो ये अलग एक्सचेंज चलाना फायदेमंद ही नहीं रहा, मतलब अनवायबल हो गया है। तो फिर वो चलते कैसे हैं? उन्हें अपने मेन एक्सचेंज से आर्थिक मदद यानी क्रॉस सब्सिडाइज्ड होना पड़ता है। मतलब बड़ा भाई छोटे भाई का खर्चा उठा रहा है। और भारत में? यहाँ भी पहले कोशिशें हुई थी, जैसे 1989 में OTC-EI और बाद में इंडोनेक्स्ट, लेकिन वो शायद सफल नहीं हुई। नहीं, उतनी नहीं। तो 2012 में BSE SME और NSE एमर्ज ने ऐसा क्या अलग किया जो ये चल गए? उन्होंने ग्लोबल मॉडल से सीखा और उसे भारत के हिसाब से ढाला। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। दुनिया के कई SME एक्सचेंज विदेशी कंपनियों को भी लिस्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन भारत के एक्सचेंज मुख्य रूप से देशी कंपनियों के लिए हैं। ये भारत की जरूरत के हिसाब से बने हैं। ये एक तरह से मेक इन इंडिया के लिए फंड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्टिंग। और दूसरा, उन्होंने एक बहुत ही अनोखा रेगुलेटरी मॉडल अपनाया। अच्छा, वो क्या है? यहाँ का जो मॉडल है उसे स्पॉन्सर सुपरवाइज मार्केट मॉडल कहते हैं। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलेटर सेबी यहाँ हर कंपनी की जांच नहीं कर रहा। नहीं, वो जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहा है। ये तो मेन मार्केट से बिल्कुल उल्टा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा फीचर है। बताइए इसके बारे में। सभी ने यहाँ गेट कीपिंग की जिम्मेदारी मर्चेंट बैंकर्स को दी है, जिन्हें यहाँ स्पॉन्सर्स या नॉमिनेटेड एडवाइजर्स कहते हैं। स्पॉन्सर्स? हाँ, ये गेट कीपर की तरह काम करते हैं। वो कंपनी की ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसके बिजनेस प्लान को समझते हैं, प्रमोटर्स के बैकग्राउंड को चेक करते हैं और फिर तय करते हैं कि कंपनी लिस्ट होने के लायक है या नहीं। मतलब ये किसी एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री की तरह है, जहां कोई पुराना मेंबर आपकी गारंटी लेता है। बिल्कुल। यहाँ सेबी के बनाए कोई तयशुदा नियम नहीं है कि कंपनी का मुनाफा इतना होना चाहिए या नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए। अगर स्पॉन्सर को लगता है कि कंपनी में दम है तो वो उसे लिस्ट करवा सकता है। हाँ, और इसी वजह से इसे बायर्स बिवेयर मार्केट कहा जाता है, जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए है। बायर्स बिवेयर मतलब खरीदार सावधान रहें। बिल्कुल। इसका मतलब है ये उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि छोटा बिजनेस क्या होता है, उसमें क्या रिस्क होते हैं और बैलेंस शीट कैसे पड़ी जाती है। ये उस आम निवेशक के लिए नहीं है जो बस किसी दोस्त की टिप पर पैसा लगाता है। बिल्कुल नहीं। यहाँ सेफ्टी नेट कम है, क्योंकि रेगुलेटर हर कदम पे आपका हाथ पकड़कर नहीं चल रहा। जिम्मेदारी स्पॉन्सर और खुद निवेशक पर ज्यादा है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है पूरा। लेकिन अगर कंपनियों पर इतनी सख्ती नहीं है तो उन्हें बदले में कुछ रियायतें भी मिलती होंगी बिजनेस करने में आसानी के लिए। हाँ, और वो बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी रियायत है रिपोर्टिंग में। कैसे? मेन बोर्ड की कंपनियों को हर 3 महीने में अपने डिटेल फाइनेंशियल रिजल्ट्स देने पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंप्लायंस का बोझ होता है। SME कंपनियों को बस साल में 2 बार, मतलब हाफ ईयरली बेसिस पर रिजल्ट्स देने होते हैं। अच्छा, तो बोझ आधा हो गया। हाँ, उन्हें पूरी मोटी एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को भेजने की बजाय सिर्फ जरूरी बातें बतानी होती हैं। एक और बड़ी छूट है, IPO के समय कम से कम 50 निवेशक होने चाहिए, लेकिन उसके बाद लगातार उतने बनाए रखने की जरूरत नहीं। मेन बोर्ड पर ये नियम बहुत सख्त होते हैं। तो अब यहाँ उन्हें बिजनेस पर फोकस करने के लिए ज्यादा आजादी दी जाती है। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर कागजी कार्रवाई और नियमों का बोझ कम किया गया है ताकि वो अपने असली काम यानी बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान दे सकें। लेकिन क्या किसी चीज पर कोई समझौता नहीं किया गया? कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल मेन मार्केट जैसी ही सख्त हो? हाँ, एक चीज, और वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे नियमों और पारदर्शिता के साथ ही चलाना होगा। आप डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करते हैं, आप शेयर होल्डर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम क्या हैं, इन सब मामलों में कोई ढील नहीं है। तो बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं है? कोई गुंजाइश नहीं। ये उस इकोसिस्टम का फाउंडेशन है। आप नियम आसान कर सकते हैं, लेकिन आप बेईमानी की इजाजत नहीं दे सकते। सही है। अच्छा, अभी हमने इलिक्विडिटी की बात की थी, यानी खरीदार विक्रेता का आसानी से न मिलना। ये एसएमई स्टॉक्स की सबसे बड़ी समस्या है। इसी को सुलझाने के लिए मार्केट मेकर्स का कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है और कोई ये काम क्यों करेगा? मतलब किसी का क्या फायदा कि वो दिन भर बस खरीदने और बेचने के लिए खड़ा रहे? बहुत अच्छा सवाल है। मार्केट मेकर एक तरह से वो दुकानदार है जो हमेशा कोई सामान खरीदने और बेचने दोनों के लिए तैयार रहता है, चाहे उस समय कोई और ग्राहक हो या न हो। अच्छा। उसका काम ही बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखना है। वो एक ही समय पर खरीदने का रेट मतलब बिड प्राइस और बेचने का रेट यानी आस्क प्राइस बताता है, जिसे टू वे कोट्स कहते हैं। टू वे कोट्स। तो अगर आपको अपने शेयर बेचने हैं और कोई दूसरा खरीदार नहीं है, तो मार्केट मेकर आपसे वो शेयर खरीद लेगा। पर उसका फायदा, व्हाट्स इन इट फॉर हिम? उसका फायदा होता है खरीदने और बेचने वाले रेट के बीच के छोटे से अंतर में, जिसे बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। अच्छा, वो स्प्रेड से कमाता है? बिल्कुल। मान लीजिए वो किसी शेयर को 100 रुपए में खरीदने को तैयार है और 101 रुपए में बेचने को, तो हर एक शेयर के सौदे पर वो 1 रुपए का मुनाफा कमाता है। और अगर दिन भर में ऐसे हजारों शेयरों का सौदा हो तो उसका मुनाफा बन जाता है। एग्जैक्टली। ये एयरपोर्ट पर मनी चेंजर की तरह है, जो डॉलर खरीदने और बेचने के रेट में थोड़ा सा फर्क रखकर पैसे कमाता है। समझ गया, ये वॉल्यूम का खेल है। बिल्कुल। और ये कोई नया या छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत का पुराना OTCI एक्सचेंज तो पूरी तरह मार्केट मेकर्स पर ही चलता था। अच्छा। हाँ, और अमेरिका का नैस्डैक एक्सचेंज, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सचेंजों में से एक है, वो तो है ही एक मार्केट मेकर का स्टॉक एक्सचेंज। अरे वाह। इससे पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है, खासकर उन स्टॉक्स के लिए जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती। ये सिस्टम में भरोसे की एक परत डालता है कि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने शेयर बेच पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये एसएमई एक्सचेंज अपने आसान नियमों, बायर्स बिवेयर वाले मॉडल और मार्केट मेकर्स की जरूरी सपोर्ट के साथ छोटी कंपनियों को पैसा जुटाने और बड़ा बनने के लिए एक नया रास्ता देते हैं। हाँ, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक तरह का लॉन्च पैड है, जहां से भविष्य के रॉकेट्स उड़ान भर सकते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन है। जी। एक तरफ आप एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एंट्री के नियम आसान कर रहे हैं। हाँ। आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास अच्छा आइडिया और एक दमदार बिजनेस प्लान है, तो प्रॉफिट हिस्ट्री ना भी हो तो चलेगा। और दूसरी तरफ आप रेगुलेटर का बोझ कम करके जिम्मेदारी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स पर डाल रहे हैं, जिससे एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का माहौल बनता है। हाँ, इसकी सोच मेन मार्केट से काफी अलग है। बिल्कुल। मेन मार्केट में तो निवेशक को हर कदम पर बचाने की कोशिश की जाती है। सही बात है। ये एक तरह से कैपिटल मार्केट का स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यहाँ प्रयोग करने की, फेल होने की और फिर सफल होने की ज्यादा गुंजाइश है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो बात हुई एसएमई एक्सचेंजेस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कमोडिटी ट्रेडिंग पर चर्चा करेंगे। ये शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये स्टॉक मार्केट जैसा ही है ना? हाँ, काफी हद तक। बस फर्क इतना है कि आप किसी कंपनी के हिस्से मतलब शेयर्स नहीं, बल्कि असली सामान खरीद बेच रहे हैं, जैसे सोना, चांदी या फिर हाँ, गेहूं और मक्का। बिल्कुल सही। स्टॉक ट्रेडिंग में आप शेयर्स, डिबेंचर्स जैसी फाइनेंशियल एसेट्स में डील करते हैं, जो असल में कंपनी में आपकी हिस्सेदारी के कागज है। हाँ, एक तरह का वादा। लेकिन कमोडिटी ट्रेडिंग में हम एक्चुअल फिजिकल गुड्स की बात कर रहे हैं। मक्का, सोना, चांदी, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल वगैरह। अच्छा। और इसमें जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का। हाँ, ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? मतलब नाम से तो लग रहा है भविष्य के सौदे। एकदम। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो भविष्य की किसी तारीख पर डिलीवरी के लिए आज की तय कीमत पर किए जाते हैं। ओके,
इन्हें शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड CBOT जैसे बड़े फ्यूचर्स एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। अब तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कमोडिटीज तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि फॉरेन करेंसी और इंटरेस्ट रेट्स जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है। Here's where it gets really interesting. तो भारत जैसे देश में जहां एग्रीकल्चर इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा है, वहां इसका क्या महत्व है? हमारे किसानों के लिए इसका क्या मतलब है? यहाँ इसका बहुत बड़ा रोल है, खास तौर पर एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। देखिए, खेती से जुड़ी चीजों की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव होता है। हाँ, वो तो है। कभी फसल खराब हो गई, कभी मौसम ने साथ नहीं दिया, या फिर अचानक डिमांड सप्लाई में गड़बड़ हो गई। इससे एक प्राइस रिस्क पैदा होता है। और ये रिस्क उठाता कौन है? किसान। हाँ, ये रिस्क ज्यादातर किसान और वो इंडस्ट्रीज उठाती हैं जो खेती के उत्पादों को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि एक आटा मिल। अच्छा। यहीं पर कमोडिटी एक्सचेंज तस्वीर में आते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो ये एक्सचेंज कैसे मदद करते हैं? ये एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म और नियम कानून बनाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है पार्टिसिपेंट्स को कीमतों के अचानक और प्रतिकूल उतार चढ़ाव से बचाना। और ये होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के जरिए। इसे हेजिंग कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, एक उदाहरण से बात ज्यादा आसानी से समझ आएगी। मान लीजिए एक किसान है जो गेहूं उगा रहा है। ठीक है। उसे डर है कि जब तक उसकी फसल कटेगी तब तक बाजार में गेहूं की कीमत गिर सकती है और उसकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सही बात है, ये तो हर किसान का डर होता है। तो वो क्या कर सकता है? वो आज ही कमोडिटी एक्सचेंज पर अपनी गेहूं की फसल का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेच देगा। मतलब फसल कटने से पहले ही? हाँ, बिल्कुल। इससे उसे भविष्य की डिलीवरी के लिए आज ही एक तय कीमत मिल गई। अब चाहे बाजार में कीमत कितनी भी गिरे, उसकी कमाई पर असर नहीं पड़ेगा। अरे वाह, ये तो किसान के लिए एक तरह का प्राइस इंश्योरेंस हो गया। और खरीदार का क्या? अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। एक आटा मिल है जिसे गेहूं की जरूरत है। उसे डर है कि भविष्य में गेहूं की कीमत बढ़ सकती है, जिससे उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। राइट। वो मिल क्या करेगी? वो एक्सचेंज से वही व्हीट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेगी। अच्छा, तो जिसने बेचा उसने खरीद लिया। हाँ, इससे उसने भविष्य के लिए अपनी गेहूं की कीमत आज ही फिक्स कर ले। अब बाजार में दाम कितना भी बढ़ जाए, उसके खर्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये तो दोनों के लिए ही फायदेमंद सौदा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि एक्सचेंज ने दोनों को अपने अपने रिस्क से बचा लिया। एग्जैक्टली। भारत में ये सिस्टम कैसा है? मतलब कितना बड़ा है? भारत में फरवरी 2025 तक SEB मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 113 कमोडिटीज को ट्रेडिंग के लिए अधिसूचित किया था। 113? वाह। हाँ, और देश में 21 नेशनल और रीजनल कमोडिटी एक्सचेंज हैं। इनमें 6 मुख्य नेशनल एक्सचेंज हैं। कौन कौन से? एक है NCDX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। फिर NMCE नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। फिर आता है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और ICEX इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। इसके अलावा ACE डेरिवेटिव्स और UCE भी है। MCX का नाम तो मैंने भी सुना है। सोना चांदी की ट्रेडिंग के लिए काफी पॉपुलर है। हाँ, बिल्कुल। मेटल्स और एनर्जी के लिए MCX सबसे बड़ा है। और इन्हें रेगुलेट कौन करता है? मतलब इन सब पे नजर कौन रखता है? पहले 1952 से फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन यानी FMC इन्हें रेगुलेट करता था। ओके। लेकिन ऐसा माना जाता था कि FMC के पास बाजार के बड़े उतार चढ़ाव और अनियमितताओं को कंट्रोल करने की पूरी ताकत नहीं थी। अच्छा, मतलब उतने पावरफुल नहीं थे। सही। इसलिए 2015 में FMC का सेबी में विलय कर दिया गया। ओह, तो अब सेबी ही सब दिखता है। जी, सेबी की निगरानी, रिस्क मॉनिटरिंग और नियमों को लागू करने की क्षमता बेहतर मानी जाती है। और सेबी ने आने के बाद क्या बदलाव किए? सेबी ने बाजार को और गहरा और सुलभ बनाने के लिए कई सुधार किए, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स को कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी डील करने की इजाजत दी। अच्छा, ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, इससे मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ा। फिर NSE और BSE जैसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों को कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू करने की अनुमति दी। राइट। साथ ही कुछ शर्तों के साथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIFs को भी इसमें भाग लेने की इजाजत दी। ये तो हुई ट्रेडिंग की बात। जी। लेकिन इन सब चीजों जैसे गेहूं, दालें, इनको स्टोर करने का भी तो एक बड़ा चैलेंज होता होगा। यहाँ वेयरहाउसिंग का क्या रोल है? What's fascinating here is वेयरहाउसिंग में भी बहुत सुधार हुए हैं। सरकार सब्सिडी और टैक्स में छूट देकर
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है। वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी WDRA के तहत अब नए जमाने की साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज बन रही हैं। मतलब ये सिर्फ गोदाम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ गोदाम नहीं है। यहाँ वजन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशंस जैसी वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलती हैं। ओके। इनके पास अपना IT बैकबोन होता है जिससे स्टॉक का रियल टाइम अपडेट मिलता है। 24/7 CCTV से निगरानी होती है। और सबसे बड़ी बात ये इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स यानी EWRS जारी करते हैं। ये क्या होता है? इससे किसानों और व्यापारियों को अपने माल पर आसानी से फाइनेंस यानी लोन मिल जाता है। अरे वाह। फ्यूचर्स के अलावा मैंने स्पॉट एक्सचेंज के बारे में भी सुना है। ये क्या होता है और फ्यूचर्स से कैसे अलग है? स्पॉट एक्सचेंज जैसा कि नाम से पता चलता है ऑन द स्पॉट डिलीवरी के लिए होता है। मतलब तुरंत उत्पादों और बुलियन मतलब सोना चांदी का व्यापार होता है। तो ये कमोडिटी मार्केट का कैश सेगमेंट हुआ। बिल्कुल, आप इसे कैश सेगमेंट समझ सकते हैं, जबकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग डेरिवेटिव सेगमेंट है। अच्छा। स्पॉट एक्सचेंज में दिन के अंत में हर सौदे की डिलीवरी अनिवार्य है। मतलब बेचने वाले को माल देना ही होगा और खरीदने वाले को लेना ही होगा। तो ये हमारी पारंपरिक अनाज मंडियों से कैसे बेहतर है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इसके कई फायदे हैं। जैसे पहला, एफिशिएंट प्राइस डिटर्मिनेशन। मंडी में सिर्फ लोकल खरीदार बेचने वाले होते हैं, जबकि स्पॉट एक्सचेंज पर पूरे देश से लोग हिस्सा लेते हैं। तो सही कीमत मिलती है। हाँ, जिससे सही कीमत मिलती है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। सब कुछ ऑनलाइन और एनोनिमस होता है, जिससे कोई किसी पर दबाव नहीं बना सकता। सही बात है। तीसरा, ये कार्टेलाइजेशन यानी गुटबाजी को खत्म करता है, जो अक्सर मंडियों में एक बड़ी समस्या होती है। चौथा, इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं, जैसे क्वालिटी की ग्रेडिंग, छोटी मात्रा में भी ट्रेडिंग की सुविधा और कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ओके। पांचवां, वेयरहाउस में रखे माल पर आसान शर्तों पर बैंक फाइनेंस मिलता है, जिससे किसानों की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और छठा, सबसे जरूरी, ट्रेड की गारंटी एक्सचेंज लेता है, इसलिए काउंटर पार्टी रिस्क यानी किसी पार्टी के मुकर जाने का डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। भारत में कौन-कौन से बड़े स्पॉट एक्सचेंज हैं? देश में 4 स्पॉट एक्सचेंज हैं। 4 हैं? जी। एक है नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड NSL, जिसे 2008 में शुरू किया गया था। इसका नाम तो सुना मैंने। हाँ, हालांकि कुछ अनियमितताओं के कारण FMC ने इसे 2014 तक अपना काम बंद करने को कहा था। ओह, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी? जी, एक बड़ा संकट था। इसके अलावा NCDEX स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड है। ओके। रिलायंस स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, जिसे R-Next भी कहते हैं। और चौथा है इंडियन बुलियन स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। तो कुल मिलाकर कमोडिटी और स्पॉट एक्सचेंज न सिर्फ किसानों और इंडस्ट्रीज को प्राइस रिस्क से बचा रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और कुशलता भी ला रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम स्टॉक मार्केट के कुछ जरूरी शब्दों पर चर्चा करेंगे। ये वो शब्द हैं जो बिजनेस न्यूज में, दोस्तों की बातचीत में हर जगह सुनाई देते हैं, लेकिन इनकी असल गहराई शायद हम कभी-कभी मिस कर जाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरे सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हें समझने से बाजार की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक कहानी की तरह जोड़ती है। तो चलिए उसी कहानी को पकड़ते हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी शुरू होती है। सबसे पहले उसे पैसे चाहिए, यानी कैपिटल। यहीं पर ऑथराइज्ड, इशूड, पेड अप कैपिटल जैसे शब्द आते हैं, जो अक्सर लोगों को स्कूल के अकाउंट्स क्लास की याद दिलाकर डरा देते हैं। हाँ, इसे डरावना बनाने की जरूरत नहीं है। इसे एक पानी की टंकी के उदाहरण से समझते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल उस टंकी की कुल क्षमता है। ये वो अधिकतम पैसा है जो एक कंपनी अपने पूरे जीवन काल में शेयर जारी करके जुटाने की इजाजत सरकार से लेती है। अच्छा। ये कंपनी के संविधान यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। मतलब एक लक्ष्मण रेखा है, इससे ज्यादा फंड रेजिंग नहीं हो सकती जब तक कि वो इस लिमिट को बढ़वाने के लिए वापस सरकार के पास ना जाए। एग्जैक्टली। अब कंपनी को अभी पूरी टंकी भरने की जरूरत नहीं है, उसे बस पहले फ्लोर तक पानी पहुंचाना है, तो वो टंकी का सिर्फ एक हिस्सा भरती है। ये है इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी फिलहाल जनता को ऑफर कर रही है। और सब्सक्राइब कैपिटल हुआ कि लोगों ने असल में कितने पानी के लिए नल खोला। हो सकता है कंपनी ने 100 लीटर पानी ऑफर किया, पर लोगों ने 90 लीटर के लिए ही अप्लाई किया। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। और आखिर में सबसे जरूरी है पेड अप कैपिटल। ये वो असली पैसा है जो लोगों की जेब से निकलकर कंपनी के बैंक अकाउंट में आ चुका है। अच्छा,
कभी कभी लोग शेयर के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, मतलब सब्सक्राइब्ड, पर पूरी पेमेंट नहीं करते। तो पेड अप कैपिटल वो हकीकत है, वो जमीनी सच्चाई है जो कंपनी के पास ऑपरेशंस के लिए होती है। तो ये चारों मिलकर एक कंपनी की फाइनेंशियल फाउंडेशन की कहानी बताते हैं। अब जब एक प्राइवेट कंपनी को लगता है कि उसे अपनी छोटी टंकी से निकलकर शहर की मेन वाटर सप्लाई लाइन से जुड़ना है, तब आता है सबसे ग्लैमरस शब्द, आईपीओ। आईपीओ किसी भी प्राइवेट कंपनी का ग्रैंड डेब्यू होता है। ये वो पल है जब कंपनी पहली बार जनता के बीच आकर कहती है, आइए हमारी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनिए और हमारी कंपनी में हिस्सेदार बनिए। हाँ, इसी प्रक्रिया को हम टेक्निकली इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने का सफर है। और आईपीओ में कंपनी एक फिक्स प्राइस नहीं रखती, वो एक प्राइस बैंड देती है, जैसे 100 से 110 रुपए। ये मुझे किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू जैसा लगता है, जहां कॉम्बो की कीमत थोड़ी फ्लेक्सिबल हो। ऐसा क्यों? ये एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। कंपनी को भी ठीक ठीक नहीं पता होता कि बाजार उसके शेयर की क्या कीमत देने को तैयार है। ओह, ओके। तो वो एक रेंज देके निवेशकों से बोलियां मतलब बिड्स मंगवाती है। इससे शेयर की असली डिमांड का पता चलता है। अगर ज्यादातर बोलियां ऊपरी बैंड यानी 110 रुपए पर आती हैं, तो कंपनी को यकीन हो जाता है कि बाजार उसकी वैल्यू ज्यादा लगा रहा है। अच्छा, तो ये एक तरह से मार्केट से ही उसकी कीमत पूछने का तरीका है। इसी से जुड़े दो और तरीके हैं शेयर जारी करने के, एट पार और एट प्रीमियम। हाँ, पार वैल्यू या फेस वैल्यू शेयर का जन्म प्रमाण पत्र है। उसकी असली कागजी कीमत जो भारत में अक्सर 10 रुपए होती है। जब कोई नई नवेली कंपनी अपना 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही बेचती है, तो उसे एट पार इशू कहते हैं। सेबी के नियम भी यही कहते हैं कि नई कंपनियों को जिनका कोई लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें पार पर ही आना चाहिए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि किसी जानी मानी कंपनी का 10 रुपए का शेयर 500 रुपए में आता है, वो है एट प्रीमियम। पर ये नए निवेशकों के लिए थोड़ा अनफेयर नहीं है? मतलब वो कंपनी के शुरुआती दिनों का रिस्क नहीं ले रहे, लेकिन बाद में आकर फेस वैल्यू से कई गुना ज्यादा कीमत दे रहे हैं। सवाल बहुत अच्छा है। इसे ऐसे देखिए, जो पुरानी स्थापित कंपनियां हैं, जिनका 5-10 साल का प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने सालों की मेहनत से अपनी एक गुडविल, एक ब्रांड वैल्यू बनाई है। सही बात है। ये जो अतिरिक्त 490 रुपए हैं, ये उस ब्रांड वैल्यू, उस भरोसे और भविष्य की ग्रोथ की उम्मीद की कीमत है। ये पैसा कंपनी के शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाता है और इसे कंपनी भविष्य के एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो नए निवेशक भले ही ज्यादा कीमत दे रहे हैं, लेकिन वो एक ज्यादा सुरक्षित और स्थापित नाव में सवार हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। अब कंपनी पब्लिक हो गई, शेयर बाजार में आ गए, यहीं पर एंट्री होती है बाजार के दो सबसे मशहूर जानवरों की, बुल और बेयर। ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये मार्केट की पूरी साइकोलॉजी को चलाते हैं। बिल्कुल। बुल यानी तेड़िया, वो है जो सींग ऊपर की तरफ मारकर हमला करता है। ये वो आशावादी मतलब ऑप्टिमिस्ट निवेशक है, जिसे लगता है कि कीमतें ऊपर जाएंगी, इसलिए वो खरीदता है और खरीदता है। सोर्स में बहुत दिलचस्प बात लिखी है। बुल बाजार से शेयर खरीदकर उनकी सप्लाई कम कर देता है, जिससे एक बुलिश यानी तेजी का माहौल बनता है। और बेयर यानी मंदड़िया, जो पंजे नीचे की तरफ मारकर हमला करता है, ये निराशावादी है, पेसिमिस्ट। उसे लगता है कि इकॉनमी खराब है, कंपनी के नतीजे बुरे आएंगे और कीमतें गिरेंगी, इसलिए वो बेचता है। और यहीं पर शॉर्ट सेलिंग का खतरनाक खेल शुरू होता है। शॉर्ट सेलिंग समझना बहुत जरूरी है। बेयर के पास शेयर होते नहीं है, वो अपने ब्रोकर से उधार लेकर बेचता है। मान लीजिए उसने 100 रुपए में बेचा, बिना खरीदे बेच दिया। हाँ? उधार लेकर उसकी उम्मीद है कि कीमत गिरकर 80 रुपए हो जाएगी। जब ऐसा होता है तो वो 80 रुपए में बाजार से खरीदकर ब्रोकर को शेयर लौटा देता है और 20 रुपए का मुनाफा कमा लेता है। पहले बेचो बाद में खरीदो, सुनने में ही उल्टा लगता है। लेकिन अगर उसकी उम्मीद के उलट शेयर 100 से 120 रुपए का हो गया तो उसे भारी नुकसान होगा, क्योंकि उसे 120 रुपए में खरीदकर लौटाना पड़ेगा, यानी 20 रुपए का सीधा घाटा। इसमें नुकसान की कोई सीमा नहीं है। शेयर 100 से 200, 500 कहीं भी जा सकता है। बाप रे। इसीलिए ये बहुत जोखिम भरा है और हमारे सोर्स के मुताबिक भारत में सेबी ने इस पर सख्त नियम लगा रखे हैं। हर्षद मेहता को ग्रेट बुल कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने बाजार में ऐसी ही जबरदस्त तेजी पैदा कर दी थी। और जब ये लाखों बुल्स और बेयर्स हर दिन करोड़ों के सौदे करते हैं, तो पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है, ताकि किसी का पैसा या शेयर डूबे नहीं।
यहीं पर रूलिंग सेटलमेंट जैसी चीजें काम आती है ना। लेकिन सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ स्पीड का मामला नहीं था, ये मार्केट इंटेग्रिटी का मामला था। अच्छा। 2001 से पहले वीकली सेटलमेंट होता था, यानी पूरे हफ्ते के सौदों का हिसाब शुक्रवार को होता था। मतलब सोमवार को किया गया सौदा भी शुक्रवार तक हवा में लटका रहता था। हाँ, और सोचिए अगर उस दौरान कोई ब्रोकर दिवालिया हो गया तो चेन रिएक्शन में पूरा सिस्टम हिल सकता था। रोलिंग सेटलमेंट ने हर सौदे को तुरंत आइसोलेट कर दिया। T+1 का मतलब है आज सौदा किया तो कल शाम तक आपके अकाउंट में शेयर या पैसा आ जाएगा। तो इससे ये काउंटर पार्टी रिस्क लगभग खत्म हो गया। हाँ, और भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा भरोसेमंद बना। इसी पुराने सिस्टम से बदला और कंटैंगो जैसे शब्द जुड़े थे, जो आज सुनने में बड़े पुराने और देसी लगते हैं। ये उसी वीकली सेटलमेंट सिस्टम की देन थे। मान लीजिए खरीदार को शुक्रवार को पेमेंट करनी है, पर उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अपने सौदे को अगले हफ्ते पे टालने के लिए एक चार्ज देता था। इसे कंटांगो कहते थे। ओके। और अगर बेचने वाले के पास शेयर नहीं होते थे और वो डिलीवरी टालना चाहता था तो उसे बदला कहते थे। ये अब ज्यादातर खत्म हो चुका है। तो ये सारा लेन देन आज होता कहाँ है? 1996 से पहले तो सब कागज पर होता था। मुझे आज भी याद है हमारे घर में कुछ पुराने कागजी शेयर सर्टिफिकेट्स पड़े रहते थे, अलमारी में संभाल कर। खोने का डर, फटने का डर, ये सोचना भी अजीब है कि पहले बाजार ऐसे चलता था। हाँ, और सिर्फ खोने का डर नहीं, बैड डिलीवरी की समस्या बहुत बड़ी थी। जाली सर्टिफिकेट्स होते थे, किसी के दस्तखत नहीं मिलते थे। 1996 में डिपॉजिटरीज का आना एक क्रांति थी। डीमैट? हाँ, इस प्रक्रिया को डीमटेरियलाइजेशन या डीमैट कहते हैं, जिसने शेयर्स को कागज से इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदल दिया। तो ये डिपॉजिटरी जैसे NSDL और CDSL हमारे शेयर्स के लिए एक डिजिटल तिजोरी की तरह है। बिल्कुल, जैसे आप बैंक में पैसे रखते हैं वैसे ही आप डिपॉजिटरी में शेयर्स रखते हैं। इसने रातों रात धोखाधड़ी, चोरी और नुकसान का खतरा खत्म कर दिया। और इसी सिस्टम को और मजबूत करती है NSCC यानी नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अच्छा, तो ये एक तरह से हमारे डीमैट अकाउंट के लिए अदृश्य बीमा जैसा है। मैं जब बाय बटन क्लिक करता हूं तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि दूसरी तरफ वाला इंसान कौन है, क्योंकि NSCC बीच में गारंटी लेकर खड़ा है। एकदम सही एनालॉजी है। NSCC हर सौदे के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। वो खरीदने वाले से पैसे लेकर बेचने वाले को देता है और बेचने वाले से शेयर लेकर खरीदने वाले को देता है। अगर कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करती है तो NSCC गारंटी देता है। इसमें बाजार पर आम निवेशक का भरोसा कई गुना बढ़ा दिया होगा। बिल्कुल। इस भरोसे को बनाने के लिए एक और बड़ा कदम था डीम्यूचुअलाइजेशन। ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका आइडिया बहुत सरल है। इसका आइडिया है खिलाड़ी और रेफरी को अलग करना। 2002 से पहले स्टॉक एक्सचेंज के मालिक और मैनेजर वो ही ब्रोकर होते थे जो उस पे ट्रेडिंग भी करते थे। इससे हितों का टकराव होता था। मतलब अपनी ही दुकान, अपनी ही ग्राहक और नियम भी अपने। सही, वो अपने फायदे के लिए नियम बना सकते थे। सेबी ने इसी को बदला। डीम्यूचुअलाइजेशन ने एक्सचेंज के मालिकाना हक, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग के अधिकार को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया। तो अब एक्सचेंज ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट हो गया। हाँ, अब वो ब्रोकरों के फायदे के लिए नहीं बल्कि पूरे बाजार की फेयरनेस के लिए काम करने लगा, जिससे आम निवेशक का भरोसा बढ़ा। अब कुछ खास तरह के शेयर्स और इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, जैसे स्क्रिप शेयर या बोनस शेयर। स्क्रिप शेयर या बोनस शेयर कंपनी की तरफ से अपने शेयर धारकों के लिए एक तोहफा है। कंपनी अपने मुनाफे से कैश डिविडेंड देने की बजाय मुफ्त में और शेयर्स दे देती है। अच्छा। यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये सिर्फ एक इनाम नहीं है। कंपनी ऐसा तब करती है जब उसके पास प्रॉफिट तो है, लेकिन उसे एक्सपेंशन के लिए कैश की जरूरत है, तो वो कैश बचाने के लिए शेयर दे देती है। ये दिखाता है कि कंपनी ग्रोथ मोड में है। और स्वेट शेयर्स? स्वेट यानी पसीना। ये वो शेयर्स हैं जो कंपनी अपने कर्मचारियों को उनकी मेहनत और योगदान के बदले में देती है, अक्सर बिना किसी पैसे के। लेकिन यहाँ भी एक स्ट्रैटेजिक एंगल है। स्टार्टअप्स जिनके पास हाई सैलरीज देने के लिए कैश नहीं होता, वो स्वेट शेयर्स का इस्तेमाल टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए करते हैं। तो इससे कर्मचारी भी मालिक बन जाता है। हाँ, और फिर वो कंपनी की सफलता के लिए दुगुनी मेहनत करता है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, अगर कोई की एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर चला जाए तो क्या वो अपने स्वेट शेयर साथ ले जा सकता है, या इसमें कोई लॉक इन पीरियड होता है? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पे इसमें वेस्टिंग पीरियड और लॉक इन पीरियड होता है। मतलब कंपनी को एक निश्चित समय तक काम करना होता है, तभी वो उन शेयर्स का असली मालिक बनता है। ये सुनिश्चित करता है कि वो सिर्फ शेयर्स के लिए कंपनी में आकर तुरंत छोड़ ना दे। अब आते हैं डिबेंचर्स पर।
ये शेयर से बिल्कुल अलग हैं। अगर शेयर खरीदना कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना है, तो डिबेंचर खरीदना कंपनी को उधार देना है। सही, आप हिस्सेदार नहीं लेनदार बनते हैं। आपको एक फिक्स्ड ब्याज मिलता है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प और विवादित चीज रही है OFCDs, ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। यहाँ ऑप्शनली शब्द ही सारा खेल है। हाँ, क्योंकि इसमें निवेशक के पास यह विकल्प होता है कि वो एक तय समय के बाद अपने डिबेंचर को शेयर में बदले या न बदले। अगर कंपनी रॉकेट की तरह मुनाफा कमा रही है तो निवेशक उसे शेयर में बदलना चाहेगा ताकि उसे ज्यादा डिविडेंड मिले। लेकिन अगर कंपनी डूब रही है तो वो उसे डिबेंचर ही रखना चाहेगा। क्या? क्योंकि कंपनी के लिक्विडेट होने पर पहले लेनदारों मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पैसा मिलता है, मालिकों मतलब शेयर होल्डर्स को सबसे आखिर में। और यहीं पे सहारा का मशहूर केस सामने आता है, जहां OFCDs का इस्तेमाल करके नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मामला था। सहारा ने OFCDs के जरिए 2.3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटा लिए। नियम ये कि अगर आप 50 से ज्यादा लोगों से पैसा जुटाते हैं तो उसे पब्लिक इशू माना जाएगा और आपको सेबी के सख्त नियमों का पालन करना होगा। और सहारा ने इसे प्राइवेट प्लेसमेंट का नाम देकर लाखों लोगों से पैसा जुटा लिया। प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कुछ चुनिंदा लोगों को सीधे शेयर बेचना। बिल्कुल, ये FIIs या बड़े निवेशकों के लिए होता है ताकि तेजी से पैसा जुटे और मार्केटिंग का खर्चा बचे। लेकिन सहारा ने इसकी आड़ में एक पब्लिक इशू चला दिया बिना सेबी की निगरानी के। आने का आदेश दिया। इस केस ने अनलिस्टेड कंपनीज पे रेगुलेशन की एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। समझ गया। अब आखिर में ये देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट में कोई कंपनी किन तरीकों से पैसा जुटा सकती है। 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला और सबसे आम है पब्लिक इश्यू। ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला होता है। ये सबसे प्रतिष्ठित तरीका भी माना जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा है राइट्स इश्यू। ये एक तरह का एक्सक्लूसिव ऑफर है। इसमें कंपनी सिर्फ अपने मौजूदा शेयर धारकों को ही नए शेयर खरीदने का मौका देती है। ये पब्लिक इश्यू नहीं होता। और तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। ये तो VIP तरीका लगता है। हाल के दिनों में कई कंपनियों ने FIIs को प्राइवेटली शेयर प्लेस करके तेजी से विदेशी पूंजी जुटाई है। तो ये थे स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी शब्द और उनकी आसान समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव्स पर बात करते हैं। जरूर। ये शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी जो सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट्स को समझ आती है। Exactly. जबकि इसका जो कोर आइडिया है वो बहुत ही सिंपल और सदियों पुराना है। इसे ऐसे समझते हैं कि डेरिवेटिव एक ऐसी फाइनेंशियल डील है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती। हाँ, अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। उसकी कीमत किसी और चीज से जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। बिल्कुल, उसकी कीमत किसी और चीज की कीमत से डिराइव होती है, इसीलिए इसका नाम डेरिवेटिव है ना? चलिए इसे किसान वाले उदाहरण से ही समझते हैं। मान लीजिए एक गेहूं उगाने वाला किसान है। उसे डर है कि जब तक उसकी फसल तैयार होगी 3 महीने बाद, तब तक कहीं बाजार में गेहूं की कीमत गिर ना जाए। और ये एक बहुत जेन्युइन डर है। हाँ, तो वो क्या करेगा? वो आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एक बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनी के साथ कि वो 3 महीने बाद अपनी फसल एक तय कीमत पर बेचेगा, चाहे मार्केट में रेट कुछ भी हो। हाँ, चाहे रेट ऊपर जाए या नीचे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यही एक तरह का डेरिवेटिव है। यहाँ अंडरलाइंग एसेट क्या है? गेहूं। और ये अंडरलाइंग एसेट तो कुछ भी हो सकता है। शेयर्स हो सकते हैं, सोना चांदी मतलब कमोडिटीज हो सकती हैं, विदेशी मुद्रा मतलब फॉरेक्स, यहाँ तक कि ब्याज दरें भी। तो असल में ये कीमत में होने वाले रिस्क को कम करने का एक टूल है। बिल्कुल। और अगर हम इसकी फॉर्मल परिभाषा देखें तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के तहत डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज ही माना जाता है। अच्छा, मतलब शेयर्स की तरह ही। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए इनकी ट्रेडिंग भी प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंजेस पर होती है और इन्हें सेबी ही रेगुलेट करती है। ये कोई कच्चा सौदा नहीं है। तो डेरिवेटिव्स के बाद एक और दिलचस्प चीज है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स या IDRs। ये क्या होता है? सुनने में तो ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये असल में विदेशी कंपनियों के लिए भारत में पैसा जुटाने का एक तरीका है। मतलब कोई बाहर की कंपनी यहाँ पैसा उठाना चाहती है। हाँ, द कंपनीज रूल्स 2004 के हिसाब से IDR एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक भारतीय डिपॉजिटरी भारत में इशू करता है। इसका प्रोसेस क्या है? मतलब कैसे काम करता है ये? देखिए, प्रोसेस ये है, एक विदेशी कंपनी है जिसे भारत में लिस्ट होना है।
वो अपने शेयर्स एक ओवरसीज कस्टोडियन को देती है। ठीक है। वो ओवरसीज कस्टोडियन फिर भारत में मौजूद एक डिपॉजिटरी जैसे कि NSDL को बताता है कि हमारे पास इस कंपनी के इतने शेयर्स रखे हैं। एक तरह की गारंटी देता है। एग्जैक्टली। और उस गारंटी के आधार पर जो भारतीय डिपॉजिटरी है वो यहाँ के इन्वेस्टर्स को IDR इशू कर देती है। तो मतलब अगर मुझे किसी बड़ी अमेरिकन कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं सीधे उसके शेयर खरीदने के बजाय भारत में ही रुपए में उसका IDR खरीद सकती हूँ। हाँ, थियोरेटिकली यही आइडिया है। ये तो अनेकता वैसे ही हुआ जैसे हम ADRs या GDRs के बारे में सुनते हैं। एग्जैक्टली। बस फर्क उल्टा है। ADRs और GDRs भारतीय कंपनियों के लिए विदेश में पैसा जुटाने का तरीका है और IDRs विदेशी कंपनियों के लिए भारत में पैसा जुटाने का। और सबसे अच्छी बात कि ये भारतीय रुपए में होते हैं और किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकते हैं। हाँ, और कोई भी निवेशक जो एक IPO में निवेश कर सकता है वो IDRs में भी निवेश कर सकता है। चलिए अब विदेशी निवेश की बात करते हैं जिसे FII या FPI कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, भारत ने 1994 में अपना कैपिटल मार्केट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए खोला था। और तब से अब तक तो ये बहुत बड़ा हो गया होगा। है बहुत ज्यादा। आज की तारीख में सेबी के साथ आप अंदाजा लगाइए 10,131 FIIs FPIs रजिस्टर्ड हैं। 10,000 से ज्यादा? हाँ, और अप्रैल 2000 से सितंबर 2021 के बीच इन FIIs ने भारतीय बाजारों में 12.51 ट्रिलियन का निवेश किया है। 12 ट्रिलियन रुपए? US डॉलर में कितना हुआ ये? ये हुआ लगभग US 540.78 बिलियन। ये आंकड़ा बताता है कि ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स के सबसे बड़े ड्राइवर्स में से एक हैं। और ये निवेशक कौन होते हैं? मतलब कोई एक व्यक्ति? नहीं, ये कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, जैसे हेज फंड्स, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स भी? हाँ, पेंशन फंड्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ट्रस्ट्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सब। इनके निवेश को सेबी रेगुलेट करती है, लेकिन निवेश की जो ऊपरी सीमा मतलब सीलिंग है वो RBI तय करती है। और हाल ही में सरकार ने इसे और आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बदलाव भी किए हैं ना? जी, 2024-25 में सेबी ने FPIs के लिए माहौल को और बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे भारतीय कंपनियों की डायरेक्ट ओवरसीज लिस्टिंग को अनुमति दी गई, KYC मतलब नो योर क्लाइंट की जरूरतों में ढील दी गई। अच्छा, मतलब पेपर वर्क कम किया? और NRIs को भी FPI रूट से निवेश करने की अनुमति मिली। डेट सिक्योरिटीज का जो सेटलमेंट टाइम था वो 12 दिन से घटाकर 6 दिन कर दिया गया। तो इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी? बिल्कुल। और FPIs अब कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIF में 25% तक निवेश कर सकते हैं। उन्हें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब REITs और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट InvITs में भी निवेश की अनुमति है। तो कुल मिलाकर माहौल काफी पॉजिटिव है। सोर्स भी यही कहता है कि कोविड-19 पैंडेमिक के डिसरप्शन के बावजूद FII निवेश मजबूत रहा है और आगे भी इसके बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल। और सेबी ने इन FPIs को 3 कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरी 1 में सरकारी संस्थाएं आती हैं, जैसे किसी देश का सेंट्रल बैंक। ठीक है। कैटेगरी 2 में वो संस्थाएं जो रेगुलेट की जाती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स। और कैटेगरी 3 में वो जो इन दोनों में नहीं आती। और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का इस पर क्या कहना है? सर्वे के मुताबिक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज और मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव के कारण 2024-25 में FPI फ्लोज में काफी उतार चढ़ाव रहा। हाँ, वो तो देखा ही था। पिछले साल जहां 31.1 बिलियन डॉलर का नेट आउटफ्लो था, वहीं इस साल के पहले 9 महीनों में 10.6 बिलियन डॉलर का नेट इनफ्लो हुआ। वापस आने लगा पैसा। हाँ, और इसका एक बड़ा कारण भारत के सरकारी बॉन्ड्स यानी GSEC का JP Morgan EM बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होना था। इससे FPIs की सक्रियता बढ़ गई। ये तो हुई बड़ी बड़ी संस्थाओं की बातें। अब जरा उन निवेशकों की बात करते हैं जो नए नए स्टार्टअप्स की शुरुआती मदद करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स। ये भारत के फाइनेंशियल मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे यूनियन बजट 2013-14 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंजल इन्वेस्टर मतलब नाम से लगता है कोई देवदूत। हाँ, आप कह सकते हैं। सेबी के नियमों के अनुसार एंजल फंड्स को कैटेगरी I AIFs या वेंचर कैपिटल फंड्स के रूप में मान्यता दी जा सकती है। एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो किसी एंटरप्रेन्योर को उसका बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंशियल बैकिंग देता है। और ये आमतौर पर उद्यमी के दोस्त या परिवार वाले नहीं होते? नहीं, ये बाहर के लोग होते हैं। वो या तो एक मुश्त सीड मनी देते हैं या फिर मुश्किल समय में कंपनी को सपोर्ट करते हैं।
हाँ, यही सबसे बड़ा फर्क है। सोर्स में साफ लिखा है कि एक एंजल इन्वेस्टर और एक वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब वीसी की नीयत में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही कहा। एंजल इन्वेस्टर का मुख्य ध्यान बिजनेस को सफल बनाने में मदद करने पर होता है, ना कि सिर्फ भारी मुनाफा कमाने पर। जबकि एक वेंचर कैपिटलिस्ट का पहला मकसद हाई प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स होता है। एग्जैक्टली। पैसों के अलावा एंजल इन्वेस्टर्स अक्सर अपना कीमती टेक्निकल एडवाइस और अपने कॉन्टैक्ट्स भी स्टार्टअप को देते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। तो वो सिर्फ पैसा नहीं, अपने एक्सपीरियंस भी इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, हालांकि एक तरह से देखा जाए तो जरूरत के समय में एक एंटरप्रेन्योर के लिए दोनों ही, मतलब एंजल और वीसी, एक ही काम करते हैं, जरूरी कैपिटल उपलब्ध कराना। चलिए अब फाइनेंशियल मार्केट के कुछ और टर्म्स को समझते हैं, जैसे QFI स्कीम। QFI यानी क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये स्कीम बजट 2011-12 में शुरू की गई थी। और इसके तहत क्या था? इसके तहत फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो किसी देश के निवासी हों, सीधे भारतीय म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की अनुमति दी गई। अच्छा, तो ये एक नया रास्ता खोला गया था। हाँ, फिर बजट 2012-13 में इस स्कीम को और बड़ा किया गया और QFIs को सीधे भारतीय इक्विटी मार्केट्स में निवेश की इजाजत दे दी गई। और उन्हें कॉर्पोरेट डेट में भी निवेश की अनुमति मिली। हाँ, कॉर्पोरेट डेट और MF डेट स्कीम्स में भी, जिसकी कुल सीमा $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। फिर बाद में QFIs को भारत में नॉन इंटरेस्ट बेरिंग रूपी बैंक अकाउंट्स खोलने की भी अनुमति मिली। लेकिन सरकार ने ये सब किया क्यों? इसके पीछे क्या सोच थी? इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। एक तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ रहा था, जो मार्च 2013 तक 6.7% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। मतलब देश से विदेशी मुद्रा बाहर ज्यादा जा रही थी। हाँ, तो सरकार FIIs को आकर्षित करके इस दबाव को कम करना चाहती थी। और दूसरा कारण था वैश्विक मंदी। अच्छा, 2008 वाली मंदी के बाद का दौर। जी, उस समय पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में थीं। तो भारत ने इस अवसर को भुनाने, मतलब कैशिंग इन द अपॉर्चुनिटी की कोशिश की ताकि वहां से निवेश भारत आ सके। तो QFI एक तरह से FII सिस्टम का ही एक एवोल्यूशन था। और फिर इसमें और सुधार हुए और RFPI का कॉन्सेप्ट आया। करेक्ट। मार्च 2014 में RBI ने निवेश को और आकर्षित करने के लिए एक ज्यादा आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फ्रेमवर्क बनाया। हाँ, अब से पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्लास को रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी RFPI कहा जाने लगा। और जो पहले के FII और QFI थे, उन्हें भी इसी RFPI के तहत सबस्यूम कर लिया गया। मतलब सबको एक ही छतरी के नीचे ले आए। बिल्कुल, वन नेशन वन कैटेगरी जैसा कुछ। और अब FIIs या QFIs द्वारा किए गए सभी निवेशों को एग्रीगेट लिमिट की गणना के लिए RFPI निवेश के रूप में ही गिना जाता है। तो हमने डेरिवेटिव से लेकर IDRs और फिर FPI, एंजल इन्वेस्टर्स और RFPI तक का सफर तय किया। ये दिखाता है कि भारतीय बाजार कैसे समय के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए खुलता गया है। ये सब देखकर एक सवाल उठता है कि जैसे जैसे भारतीय बाजार विदेशी निवेश के लिए और खुल रहा है, क्या हमारे डोमेस्टिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोज के उतार चढ़ाव और जोखिम को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? एक जरूरी सवाल है सोचने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पार्टिसिपेटरी नोट्स पर चर्चा करेंगे। जी। ये P नोट्स, मतलब P नोट्स आखिर हैं क्या? जब भी इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव की बात होती है, इनका जिक्र किसी विलन की तरह आता है। सुनने में तो मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कोई जासूसी कोडवर्ड जैसा। हाँ, लगता तो है। तो आज का मिशन है इस P नोट की पहेली को सुलझाना। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसके हर पहलू को दिखाते हैं, ये क्यों फायदेमंद है और क्यों इतना खतरनाक माना जाता है। देखिए, इसकी बनावट को समझना जरूरी है। जी। पार्टिसिपेटरी नोट या P नोट एक तरह का ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ऑफशोर डेरिवेटिव। हाँ, इसे भारत के बाहर एक सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब FII जारी करता है। अच्छा। और ये जारी किया जाता है भारतीय सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स या बॉन्ड्स के बदले में। आसान भाषा में कहें तो ये भारतीय बाजार में निवेश करने का एक प्रॉक्सी तरीका है। 1 मिनट, प्रॉक्सी तरीका मतलब जैसे कॉलेज में कोई दोस्त हमारी जगह अटेंडेंस लगा दे? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। या फिर मान लीजिए मुझे मुंबई जाकर किसी खास जगह का वड़ा पाव खाना है, पर मैं जा नहीं सकती। तो मैंने मुंबई वाले दोस्त को पैसे दिए, उसने खरीद कर खा लिया और मुझे फोन पर बताया कि भाई स्वाद कैसा था। हाँ, बिल्कुल। मुझे वड़ा पाव का अनुभव तो मिल गया, लेकिन प्लेट मेरे हाथ में नहीं आई। हाँ। कुछ वैसा ही है क्या ये? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। P नोट में जो निवेशक पैसा लगाता है वो असल में भारतीय सिक्योरिटी का मालिक नहीं बनता। अच्छा।
ओनरशिप तो उस एफआईआई के पास ही रहती है जो पी नोट जारी करता है। निवेशक को सिर्फ उस सिक्योरिटी से जुड़े आर्थिक फायदे और नुकसान मिलते हैं। ओके। मतलब अगर अंडरलाइंग सिक्योरिटी, मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर का दाम बढ़ा तो पी नोट होल्डर को फायदा होगा, और गिरा तो नुकसान। हाँ, दाम गिरा तो नुकसान होगा। और जैसा सोर्स में लिखा है, उन्हें कोई वोटिंग अधिकार भी नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। मतलब कंपनी के फैसलों में उनकी कोई आवाज नहीं होती, बस मुनाफे और नुकसान के भागीदार। एग्जैक्टली। ये तो वैसा हुआ कि शादी की दावत में तो गए, पर दूल्हा दुल्हन कौन है इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, सही है। और इन्हें कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ओटीआईज, इक्विटी लिंक्ड नोट्स, कैप्ड रिटर्न नोट्स वगैरह। अच्छा, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई विदेशी निवेशक सीधे भारत के बाजार में पैसा लगाने के बजाय ये घुमावदार टेढ़ा रास्ता क्यों अपनाएगा? इतनी मेहनत क्यों? जब सीधा रास्ता मौजूद है तो फिर इन गलियों में क्यों घूमना? इसके कई बड़े और दिलचस्प कारण हैं, और यहीं से पी नोट्स की असली कहानी शुरू होती है। बताइए। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है प्रक्रिया से बचना, जैसे हम ईज ऑफ एक्सेस कहते हैं। ईज ऑफ एक्सेस। हाँ, सीधे भारत में निवेश करने के लिए एक विदेशी निवेशक को सेबी के साथ एफआईआई के रूप में रजिस्टर करना पड़ता है, और ये प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल है, जिसमें बहुत सख्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, काफी कागजी कार्रवाई और जांच पड़ताल होती है। मतलब ये एक तरह का ब्यूरोक्रेटिक सिरदर्द है। जैसे सरकारी दफ्तर में एक काम के लिए 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, उससे बचने का ये एक शॉर्टकट है। बिल्कुल। और सोर्स ये भी बताता है कि हालांकि जनवरी 2012 से सरकार ने कुछ विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों को सीधे निवेश की अनुमति दी थी। अच्छा, जिन्हें पहले प्रतिबंधित किया गया था, फिर भी पी नोट एक ज्यादा आसान रास्ता बना हुआ है। दूसरा कारण है लागत, यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, पैसे की बचत। हाँ, सीधे निवेश करने में काफी खर्च आता है। आपको ब्रोकर के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के उतार चढ़ाव को मैनेज करना होता है, बैंक की फीस लगती है, और सबसे बड़ी बात, क्या? भारत में टैक्स रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। ओहो, वो तो सबसे बड़ा सिरदर्द है। बिल्कुल। पी नोट के जरिए निवेशक इन सब झंझटों से बच जाता है और एफआईआई को बस एक छोटी सी फीस देता है। लेकिन क्या ये लागत बचाना एक तरह से सिस्टम के नियमों को बाईपास करने जैसा नहीं है? क्या ये इसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाता कि आप सहूलियत के लिए पूरे सिस्टम को ही किनारे कर रहे हैं? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, और यही तो बहस का केंद्र भी है। रेगुलेटर इसे सहूलियत कहते हैं, तो आलोचक इसे एक लूप होल कहते हैं। अच्छा। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है रिस्क मैनेजमेंट, जिसे फाइनेंस की भाषा में हेजिंग कहते हैं। हेजिंग? जी। पी नोट्स एक बेहतरीन हेजिंग टूल हैं। मान लीजिए किसी एफआईआई ने भारतीय बाजार में बहुत निवेश किया हुआ है। ठीक है। अब उसे डर है कि बाजार गिर सकता है, तो वो अपने जोखिम को कम करने के लिए पी नोट के जरिए एक पुट ऑप्शन खरीद सकता है। पुट ऑप्शन, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। पुट ऑप्शन यानी भविष्य में एक तय कीमत पर बेचने का अधिकार। ओके। तो अगर बाजार गिर भी गया तो एफआईआई को एक तय कीमत मिल जाएगी, जिससे उसका नुकसान सीमित हो जाता है। ये एक तरह का बीमा है। इंश्योरेंस। हाँ, एक्सचेंज पर मिलने वाले ऑप्शंस की आमतौर पर 3 महीने की लाइफ होती है, लेकिन पी नोट्स को लंबी अवधि जैसे 1 साल या उससे ज्यादा के लिए भी डिजाइन किया जा सकता है। अच्छा, जो उन्हें और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। तो ये एक तरह का कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस खरीदने जैसा है। और कोई वजह? बिल्कुल। एक और वजह है बाजार को परखना। जो निवेशक भारतीय बाजार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है और मतलब पूरी तरह से उतरने से पहले बस माहौल समझना चाहते हैं, उनके लिए पी नोट्स एक तरह का ट्रायल रन है। जैसे कोई नई गाड़ी खरीदने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव लेना। एग्जैक्टली। इसके अलावा ओडीआईपीएन्स में ट्रेडिंग से विदेशी संस्थाओं को अपने सब अकाउंट्स को कमीशन आधारित व्यवसाय देने का अवसर मिलता है, जिससे वे सीधे रास्ते की जटिलताओं से बच जाते हैं। ठीक है, तो फायदे तो साफ है, आसानी, कम लागत, रिस्क मैनेजमेंट और बाजार को टेस्ट करने का मौका। जी। लेकिन यहाँ पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ। सोर्स में एक स्याह पक्ष का भी जिक्र है, ये अनअकाउंटेड और इलीगल पैसे का रास्ता होने की बात। हाँ, और यही पी नोट्स की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चिंता रही है। अच्छा। पी नोट्स की सबसे बड़ी खासियत और कहिए कि खामी यही है कि इसमें अंतिम निवेशक की पहचान गोपनीय रहती है। एफआईआई को तो सेबी जानता है,
लेकिन एफआईआई ने किसे पी नोट बेचा वो जानकारी, वो छुपी रहती है। इसी वजह से वो अटकलें रखती हैं। हाँ, इसी वजह से ऐसी अटकलें लगाई जाती रही हैं कि इसका इस्तेमाल ब्लैक मनी को देश में वापस लाने यानी राउंड ट्रिपिंग के लिए किया जा सकता है। राउंड ट्रिपिंग मतलब भारत से ही निकला अवैध पैसा दुनिया घूमकर एक विदेशी निवेशक का चोला पहनकर वापस भारतीय बाजार में आ जाए। बिल्कुल। सोर्स में इस बात का भी जिक्र है कि हवाला चैनलों के माध्यम से या टैक्स हेवन देशों जैसे स्विस बैंकों में जमा अवैध धन को पी नोट्स के जरिए भारत में फिर से निवेश किया जा सकता है। बाप रे। यहां तक कि आतंकवादी संगठनों द्वारा इस मार्ग का उपयोग करने की भी आशंका जताई गई है, क्योंकि पैसे का स्रोत का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर इतनी गंभीर चिंताएं हैं तो सेबी जैसे नियामक क्या कर रहे हैं? इसे ऐसे खुला तो नहीं छोड़ सकते? क्या कोई नियम कानून नहीं है इसे रोकने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेबी ने समय समय पर नियम कड़े किए हैं। ये एक लगातार चलने वाली बिल्ली चूहे की दौड़ जैसी है। अच्छा। शुरुआत में 1994 के नियमों में पी नोट्स का कोई खास जिक्र नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ा, खासकर 2003 के बाद, रेगुलेटर की नजर इन पर पड़ी। फिर 2004 के सेबी रेगुलेशन, जिसे 2008 में संशोधित किया गया, के तहत इसे रेगुलेट करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। तो क्या कदम उठाए गए? क्या सेबी ने इस गुमनामी के पर्दे को हटाने की कोशिश की? हाँ, सबसे पहली चोट पहचान छिपाने वाली बात पर ही की गई। पहला बड़ा नियम यह बनाया गया कि पी नोट्स केवल उन्हीं संस्थाओं को जारी किए जा सकते हैं जो अपने देश में रेगुलेटेड हों और केवाईसी यानी नो योर कस्टमर नियमों का पालन करती हों। मतलब सेबी ने कहा कि हम किसी अनजान गुमनाम इकाई से डील नहीं करेंगे। बिल्कुल। अगर आपको हमारे बाजार में पैसा लगाना है तो कम से कम आपकी पहचान और आपका रेगुलेटरी स्टेटस साफ होना चाहिए। एग्जैक्टली। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी नियम बनाया गया कि इनका आगे का ट्रांसफर भी केवल रेगुलेटेड संस्थाओं को ही हो सकता है, किसी भी अरे गहरे को नहीं। फिर एफआईआई इसके लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह हर महीने सेबी को अपने पी नोट्स होल्डिंग्स की पूरी रिपोर्ट दें। ओके। और सेबी जब चाहे इन ओडीआईस के बारे में कोई भी जानकारी मांग सकती है। तो शिकंजा कसने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन क्या ये कारगर रहा? क्योंकि असली मालिक का पता लगाना तो अभी भी मुश्किल होगा। ये एक मिला-जुला खेल रहा। अक्टूबर 2007 में जब बाजार में विदेशी पैसा बहुत तेजी से आ रहा था, तो सेबी और सरकार ने केवाईसी चिंताओं के कारण एफआईआईएस और उनके सब अकाउंट्स द्वारा जारी पी नोट्स पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए। लेकिन बाजार पर इसका उल्टा असर हुआ और कहा गया कि ये प्रतिबंध अप्रभावी हैं। अच्छा। इसलिए एक साल बाद ही अक्टूबर 2008 में उनकी समीक्षा की गई और उनमें से कई को हटा दिया गया। मतलब रेगुलेटर एक दुविधा में फंस गए। अगर नियम ज्यादा कड़े करते हैं तो विदेशी निवेश डरकर भाग जाता है, जिससे बाजार गिरता है। सही बात है। और अगर ढील देते हैं तो काले धन का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल। ये दक्षता बनाम पारदर्शिता और नियंत्रण की क्लासिक दुविधा है। बाद में अक्टूबर 2013 के एक निर्णय के अनुसार कैटेगरी 3 एफआईआईएस को पी नोट जारी करने की अनुमति नहीं दी गई। ये कौन से फंड्स होते हैं? ये वो फंड्स होते हैं जो ज्यादा जोखिम लेते हैं और कम रेगुलेटेड होते हैं। तो ये संतुलन बनाने का प्रयास लगातार जारी है। चलिए इन चिंताओं को और गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ी चिंता तो यही लगती है कि पैसे का असली मालिक कौन है ये पता लगाना मुश्किल है। इसे ऑब्स्क्योरिंग द रियल बेनिफिशियल ओनर कहते हैं, है ना? हाँ, यही मूल समस्या है। चूंकि पी नोट्स को ऑफशोर में आसानी से एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर किया जा सकता है, इससे कई परतें बन जाती हैं। ये एक पास द पार्सल गेम की तरह हो जाता है और जब तक गाना बंद होता है, पार्सल किसके हाथ में है, ये एसईबीआई के लिए पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। एसईबीआई की निगरानी एफआईआई पर होती है, लेकिन एफआईआई उन पैसों से कौन सी सिक्योरिटी खरीद रहा है, ये उसके विवेक पर है। कोई 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होता, जिससे रियल टाइम मार्केट सर्वेलेंस मुश्किल हो जाता है। और ये सीधे तौर पर अनअकाउंटेड वेल्थ वाली बात से जुड़ जाता है। सोर्स में तो कुछ मामलों का भी जिक्र है। हाँ, सोर्स में साफ तौर पर लिखा है कि पी नोट्स एफआईआई निवेश की आड़ में छिपाया गया बेहिसाब धन हो सकते हैं। बाप रे। इसमें यह भी बताया गया है कि अतीत में उन एफआईआईस के खिलाफ कार्रवाई करना असफल रहा है, जिन्होंने ऑफशोर डेरिवेटिव्स की गलत जानकारी दी थी, जैसे दिसंबर 2009 में बार्कलेज और जनवरी 2010 में सोसाइटी जनरल के मामले सामने आए थे। अच्छा। इससे पता चलता है कि रिपोर्टिंग होने के बावजूद सिस्टम को धोखा देना संभव है। तो क्या भारत इस समस्या से जूझने वाला अकेला देश है या दूसरे देश भी इसका इस्तेमाल करते हैं? मतलब दूसरे देशों ने इस दुविधा को कैसे सुलझाया है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और सोर्स इस पर भी रोशनी डालता है। पी नोट जैसे प्रोडक्ट सिर्फ भारत में नहीं है। अच्छा।
ये जापान, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे खुले और विकसित बाजारों में भी उपलब्ध हैं। तो दूसरे देश इसे कैसे रेगुलेट करते हैं? क्या वहां भी यही चिंताएं हैं? चिंताएं हर जगह हैं, लेकिन तरीके अलग-अलग हैं। जैसे 1999 में ताइवान ने बाजार में हेरफेर की चिंताओं के कारण FIIs के लिए अपने स्थानीय शेयरों से जुड़े सभी ऑफशोर डेरिवेटिव्स का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन एक साल बाद ही 2000 में निवेश को आकर्षित करने के लिए इसे हटा दिया गया। वही दुविधा। हाँ, चीन की नियामक संस्था न्यूनतम रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के साथ रिपोर्ट मांगती है। वहीं हांगकांग, सिंगापुर और जापान जैसे पूरी तरह विकसित बाजारों में कोई खास प्रतिबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक देश की अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत और खुली होती है, वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर उतना ही ज्यादा सहज होता है। काफी हद तक। आज के समय में पी नोट्स गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन जैसे बड़े वैश्विक वित्तीय समूहों द्वारा जारी किए जाते हैं। बड़े नाम है ये तो। जी, ये अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की सुनियमित संस्थाएं हैं जिनके पास जोखिम प्रबंधन के लिए कुशल पेशेवर हैं। इससे एक तरफ वैधता तो बढ़ती है, लेकिन दूसरी तरफ इनके ऑपरेशंस इतने जटिल होते हैं कि रेगुलेटर के लिए सब कुछ समझना और भी मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार ये है कि पी नोट्स एक दो-धारी तलवार की तरह है। बिल्कुल। एक तरफ ये एक कुशल और लचीला साधन है जो विदेशी पूंजी के लिए भारतीय बाजार का दरवाजा खोलते हैं, लागत कम करते हैं और जोखिम प्रबंधन में मदद करते हैं, जो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। और दूसरी तरफ ये गुमनामी का एक ऐसा पर्दा बनाते हैं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग, बाजार में हेरफेर और अचानक पूंजी की देश से बाहर जाने का खतरा पैदा होता है, जो अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। असल सवाल ये नहीं है कि पी नोट्स अच्छे हैं या बुरे। असल सवाल ये है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को विकास की रफ्तार के लिए कितनी अपारदर्शिता, मतलब ओपेसिटी की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।